नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। जितनी भी कैटेगरी है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उसका ये लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप है हमारा आईपी कैटेगरीज का। इसके बाद डब्ल्यूआईपीओ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये दो चैप्टर्स अपने रिमेनिंग, और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का हमारा क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पीवी, प्लांट वैरायटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पीपीवी एंड एफआर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अथॉरिटी बनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन कौन से यूजफुल हैं, फीस क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिवाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पीवी, प्लांट वैरायटी। अ प्लांट वैरायटी रिप्रेजेंट्स अ मोर प्रिसाइजली डिफाइंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स सेलेक्टेड फ्रॉम विद इन अ स्पीशीज। मतलब कि मान लीजिए सपोज एक प्लांट है ये, ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है, इसकी अलग अलग वेराइटीज हो सकती हैं, वही हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं ये वो क्या है, ये है प्लांट वैरायटी। प्लांट वैरायटी अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं प्लांट्स के, उनको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ अंडर द यूनिक सिस्टम ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोटेक्शन टू न्यू प्लांट वैराइटीज इज प्रोवाइडेड थ्रू प्लांट ब्रीडर्स राइट, पीबीआर। अंडर द यूनिक सिस्टम ऑफ आईपीआर, प्रोटेक्शन टू फार्मर्स वेराइटीज। अब ये वेराइटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, अभी आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इज प्रोवाइडेड थ्रू फार्मर्स राइट ग्रांटेड टू द फार्मर। देखिए ये जो हमारा एक्ट है पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001, जैसे कि आपने पहले की तरह पढ़ा होगा, जितने भी हमारे एक्ट हैं, हर एक्ट में किसी न किसी को राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। जैसे पेटेंट है, पेटेंट में पेटेंटी को क्या अधिकार मिल जाते हैं, क्या राइट्स मिल जाते हैं। कॉपीराइट का कोई ओनर है तो उसको क्या राइट्स मिलते हैं, ट्रेडमार्क का कोई ओनर है तो उसको क्या राइट्स मिलते हैं। ऐसे ही इस एक्ट के अंदर दो राइट्स दिए गए हैं, नंबर 1 प्लांट ब्रीडर्स राइट एंड नंबर 2 फार्मर्स राइट्स। ये आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एक्ट के अंदर ये दो तरह के राइट्स दिए जाते हैं, पीबीआर प्लांट ब्रीडर्स राइट और फार्मर्स राइट। ठीक है, अब यहां देखिए नीचे लिखा हुआ है, अ ब्रीडर इज अ पर्सन हु ब्रेड डिस्कवर्ड और डेवलप्ड अ वैरायटी। जो एक नई वैरायटी, प्लांट वैरायटी या तो ढूंढता है या डेवलप करता है, उसको बोलते हैं ब्रीडर। अब ये किस किस सेक्शन में मेंशन है, यहां पर ये भी जानना जरूरी है, वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीडर, ब्रीडर आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 2C में, सेक्शन नंबर 2C। ब्रीडर के बारे में बोला गया है, ब्रीडर इज अ पर्सन हु ब्रेड डिस्कवर्ड और डेवलप्ड अ वैरायटी। जो डिस्कवर करता है, ब्रेड मतलब कि उसको बनाता है, या फिर डेवलप करता है, डेवलप्ड अ वैरायटी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रीडर। और कहां मेंशन है, सेक्शन नंबर 2C में। अब अगर हम फार्मर की बात करें तो ये भी मेंशन है कहां पर, सेक्शन नंबर 2K में। फार्मर की डेफिनेशन एज सच आपको बताने की जरूरत नहीं है, फार्मर कौन होते हैं पता आपको, जो आपका फसल वगैरह उगाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक्ट में तो लिखा हुआ है, अ फार्मर इज अ पर्सन हु कल्टिवेट्स द क्रॉप। ठीक, सेक्शन नंबर 2K में। अब देखिए यहां पर हम अलग अलग टाइप की वेराइटीज आएंगी, उस वेराइटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, अगर वेराइटी की बात हो रही है, वेराइटी आपका किस सेक्शन में मेंशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2ZA, सेक्शन 2ZA। इसके बाद देखिए हम लोग टाइप पढ़ेंगे, न्यू वैरायटी होती है, न्यू प्लांट वैरायटी होती है, एक्सटेंड वैरायटी होती है, आपकी फार्मर्स वैरायटी होती है, इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी होती है। जब वहां पर पढ़ेंगे तब उससे रिलेटेड सेक्शन हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, नीड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन एज एन आईपी, क्यों जरूरत पड़ती है। प्लांट ब्रीडर्स स्पेंड ईयर्स डेवलपिंग न्यू प्लांट वैरायटीज विद सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई ब्रीडर है, क्या करेगा वो, कोई वैरायटी बनाएगा प्लांट की, तो ऑब्वियस है वो क्या इन्वेस्ट करेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, अपनी मनी इन्वेस्ट करेगा, और वो चाहेगा जो मैंने वैरायटी बनाई है इससे कम्युनिटी को हेल्प हो, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा इसका कोई गलत तरीके से यूज ना करे, उसके लिए उसको उसका चाहिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए वो उसको रजिस्टर कराएगा, रजिस्टर कराने के लिए जाएगा वो पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी के पास। देयरफॉर IP protection of newly developed plant varieties offers a reward system for breeders and encourages them to develop new plant varieties.
ठीक है। इसमें आपको जो आपका आईपी प्रोटेक्शन है, इसके आपको ब्रीडर्स को रिवार्ड भी मिलते हैं और उनको इनकरेज किया जाता है कि आप और प्लांट की वेराइटीज बनाइए। ठीक है, चलिए, व्हाट प्लांट वेराइटीज कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वेराइटीज। टाइप्स ऑफ वेराइटीज कितने टाइप हैं? न्यू वेराइटी, एक्सटेंट वेराइटी, फार्मर्स वेराइटी, इसेंशियली डिराइव्ड वेराइटी। देखिए, न्यू वेराइटी जो कि नई, एकदम नई वेराइटी है, ठीक है। एक्सटेंट वेराइटी, अब देखिए दो टाइप है इसमें। पहला है कॉमन नॉलेज, मतलब कि एक सबको पता है कि हाँ ये एक प्लांट वेराइटी है, मतलब कि एक तरह हिंदी में इसको अगर हम बोलेंगे तो ये प्रचलित है। दूसरी आपके सीड्स एक्ट 1966 के सेक्शन 5 में मेंशन की गई है। दो तरह की होती हैं, एक तो कॉमन नॉलेज, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका सीड्स एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में मेंशन की गई है। फार्मर्स वैरायटी, जो फार्मर्स डेवलप करते हैं वो हो जाती है फार्मर्स वैरायटी। इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी, इसेंशियली डिराइव्ड मतलब डिराइव की गई है किसी से, कोई नई वैरायटी है उसी से डिराइव करके एक नई वैरायटी दे दी गई है या नई वैरायटी बना दी गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। तो ये चार तरह की वैरायटीज होती हैं जिनको आप रजिस्टर करा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ वैरायटीज। कौन कौन सी? न्यू वैरायटी, एक्सटेंट वैरायटी, फार्मर्स वैरायटी एंड इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। अब देखिए कहां पर मेंशन है सेक्शन में, वो भी हमें जानना सबसे जरूरी है। अगर हम बात करें सबसे पहले इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी, ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 2I, सेक्शन नंबर 2I, ठीक है। कौन सी है? इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। इसके बाद आता है आपका एक्सटेंट वैरायटी। एक्सटेंट वैरायटी कहां मेंशन है? सेक्शन नंबर 2J, सेक्शन नंबर 2J में। इसके बाद आता है आपका फार्मर्स वैरायटी, ये कहां पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 2L, सेक्शन नंबर 2L। और सेक्शन 2K में क्या मेंशन है कि आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सेक्शन 2K, यहां पर इस वर्ड की डेफिनेशन दी गई है फार्मर। इसलिए मैं आपको सीरियल वाइज बताते हुए चलता हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद वैरायटी की बात करी थी, वो कहां पर मेंशन है? सेक्शन 2ZA, वैरायटी। देखिए एक्ट के अंदर डेफिनेशंस दी होती हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2J में, ये आपका मेंशन है, मतलब कि इसकी डेफिनेशन वहां पर दी गई है, डेफिनेशन डिफाइन की गई है। फार्मर्स वैरायटी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 2L में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 3 टाइप की होती हैं, इनका क्या क्या ड्यूरेशन होता है, अगर हम इसको रजिस्टर कराएंगे तो इनका क्या ड्यूरेशन होता है। सबसे पहला प्लांट वैरायटी, जिसमें कि आपके ट्रीज आ जाते हैं, वाइन्स आ जाते हैं। इसको जो रजिस्ट्रेशन, इसका जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो होता है 18 ईयर्स। एक्सटेंट वैरायटीज का होता है आपका 15 ईयर्स। फ्रॉम द टाइम वैरायटी वॉज गवर्नमेंट नोटिफाइड अंडर सीड्स एक्ट, जब इसमें नोटिफाई की गई तब से 15 ईयर्स। अदर क्रॉप्स 15 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो आपका ड्यूरेशन दिए गए, वैरायटीज कितने टाइप की होती हैं कंफ्यूज मत होइएगा, 4 टाइप की। न्यू वैरायटी, ठीक है, एक्सटेंट वैरायटी, फार्मर्स वैरायटी और इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज, ठीक। अब देखिए ड्यूरेशन दी गई है आपका, जो न्यू वैरायटी है आपका, उसमें आपका ये सारी आ जाएंगी प्लांट वैरायटी। फार्मर्स वाला भी इसी में आ जाएगा, 18 ईयर्स है, ठीक है। एक्सटेंट वैरायटीज अदर क्रॉप्स में भी आ जाएगा आपका फार्मर्स वाला। एक्सटेंट वैरायटीज 15 ईयर्स, प्लांट वैरायटीज 18 ईयर्स, अदर क्रॉप्स का 15 ईयर्स। अब देखिए ये जो आपका ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो रजिस्टर रहता है, आपको समझ में आ गया है। प्लांट वैरायटी 18 साल के लिए, एक्सटेंट वैरायटीज 15 साल के लिए और अदर क्रॉप्स भी 15 साल के लिए रजिस्टर रहती हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये कहां मेंशन है, तो आपको हम बता देते हैं कहां पर मेंशन है। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट वैरायटी, जिसमें आपका होता है 18 ईयर्स का टर्म होता है, ड्यूरेशन होता है। सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 2(1), ठीक है। एक्सटेंट वैरायटीज सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 2(2). अदर क्रॉप्स जिसके लिए 15 ईयर्स का टाइम दिया जाता है, सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 2(3), ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे, तब ये सारे सेक्शन एक बार फिर से देखेंगे। ड्यूरेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए क्या
चीज होनी चाहिए, क्या कंडीशन बेसिकली होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि कंडीशन जिसके बेसिस पर हम रजिस्टर करा सकते हैं। पहली चीज तो नॉवेल्टी नहीं होनी चाहिए, और यहां पर क्या लिखा है, प्लांट वैरायटी हैज नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड अर्लियर देन 1 ईयर इन इंडिया एंड अर्लियर देन 4 ईयर्स आउटसाइड इंडिया। मतलब कि 1 साल पहले कहीं भी इंडिया में बिजनेस में यूज नहीं की गई हो, एकदम नई हो। डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्ट मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम यूनिक या डिफरेंट। यूनिफॉर्मिटी, ऑल प्लांट्स ऑफ द प्लांट वैरायटी शो द सेम कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो आपने वैरायटी डेवलप करी है, डिस्कवर करी है, उससे रिलेटेड जिस प्लांट की वो वैरायटी है, वो सारे के सारे प्लांट्स की सेम कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई वैरायटी डेवलप करते हैं तो वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। सो थ्रू मैनी जनरेशन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट शुड नॉट चेंज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड कंटेंट। आ गया समझ में, क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर 1, नॉवेल्टी, न्यू होना चाहिए। इंडिया में 1 साल के पहले कभी भी कहीं भी बिजनेस में यूज नहीं की गई होनी चाहिए, और इंडिया के बाहर 4 साल पहले। डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और साथ साथ स्टेबल होना चाहिए। जो वैरायटी है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं। यूपीओवी, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटीज, हेल्ड इन 1961 इन पेरिस, प्रोवाइडेड आईपी प्रोटेक्शन टू द प्लांट ब्रीडर्स फॉर न्यूली डेवलप्ड प्लांट वैरायटीज ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। यूपीओवी, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि आपका 1995 में हुआ था। WTO एडमिनिस्टर्ड ट्रिप्स एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन आइदर थ्रू अ पेटेंट सिस्टम और थ्रू द सुई जेनरिस सिस्टम। तो इंडिया ने जो फॉलो किया है वो किया है सुई जेनरिस सिस्टम, और इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने बना दिया PPV एंड FR एक्ट 2001। ठीक है। अब ये एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद क्या हुआ, एक्ट बनने के बाद बना हमारा अथॉरिटी। जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ाया था, तो बताया था ना मैंने आपको, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद लागू करने के बाद मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक अथॉरिटी बना दी जिसका नाम दे दिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ऐसे ही सेम यहां पर भी है, एक्ट को लागू करने के लिए अथॉरिटी बना दी गई, तो अथॉरिटी का नाम दे दिया गया PPV, PVP बोलिए, PPV एक ही चीज है ये, PPV FR अथॉरिटी। ठीक है। द एक्ट लेज द फाउंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्टिंग प्लांट वैरायटी along with the rights of farmers and plant breeders. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India has established PVP and FR authority based in New Delhi. The plant breeders and farmers can register their new plant varieties with authority. मतलब आपको रजिस्टर करना होगा तो कहां जाना होगा, अथॉरिटी के पास, और यही अथॉरिटी इशू करती है आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द PPV एंड FR अथॉरिटी इशूज अ certificate of registration for a new plant variety under the PPV and FR Act 2001 that grants exclusive rights to the plant breeder to produce, market, sell, import or export and distribute the registered variety. प्लांट ब्रीडर के साथ साथ फार्मर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये जो अथॉरिटी है आप जा करके यहीं पर रजिस्टर करा सकते हैं अपनी वैरायटी, और यही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, राइट्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ था। कौन कौन से राइट्स होते हैं। PRB प्लांट ब्रीडर्स राइट, PRB प्लांट ब्रीडर्स राइट। द एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड टू द ब्रीडर्स आर टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट द रजिस्टर्ड प्लांट वैरायटी। तो एक होता है आपका प्लांट ब्रीडर्स राइट, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं उनके लिए। दूसरा होता है फार्मर्स राइट। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द फार्मर्स कंट्रीब्यूशन टू कंजर्विंग एंड इंप्रूविंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फार्मर्स राइट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो फार्मर राइट्स दिए जाते हैं, और PBR यानी कि, सॉरी ये सही लिखा हुआ था, मैंने क्रॉस कर दिया था, PBR प्लांट ब्रीडर्स राइट्स। ठीक है, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सच राइट्स आर एग्जेम्प्टेड
फॉर यूजिंग प्लांट वैरायटी फॉर रिसर्च पर्पसेस। अगर मान लीजिए आपने कोई प्लांट वैरायटी डेवलप करी है और आप उसको रिसर्च पर्पस या एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्म यूजफुल हैं और उसकी क्या फीस है, और उसके बाद उसका प्रोसेस समझेंगे। फॉर्म नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वैरायटी एंड एक्सटेंड वैरायटी। दिस इज फॉर्म नंबर 1। नई वैरायटी और एक्सटेंड वैरायटी के लिए आपको यूज करना होगा फॉर्म नंबर 1। ठीक है, इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी के लिए अगर रजिस्टर करना है तो आपको क्या यूज करना है, फॉर्म नंबर 2। और फॉर्म नंबर 3 नहीं है यहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये क्या चीज है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स वैरायटी। देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे, फार्मर्स वैरायटी को रजिस्टर कराने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लगती है, एग्जेम्पशन फ्रॉम फीस, किसी भी तरह की फीस नहीं है। तो ये कहां पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 44 में। ठीक है, अब देखिए इनकी फीस नहीं लगती, तो इनको क्या करना होता है, ये जाते हैं आपको, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ाया था, लोकल लेवल पे हमारी मैनेजमेंट की कमेटीज होती हैं, कौन सी, बायोडाइवर्सिटीज मैनेजमेंट कमेटीज। ये उनसे कंसल्ट करते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं अथॉरिटी को। ठीक है, इसलिए इनके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नंबर नहीं है। PV3 नोटिस ऑफ अपोजिशन, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज PV6, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एजेंट और लाइसेंसी PV9, grant of compulsory license PV28, और request for certified copies of entries in the plant varieties register और for inspection of such entries, उसके लिए आपको देना होगा PV33। और यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं, सबका अलग अलग है। न्यू वैरायटी 7000 है इंडिविजुअल के लिए। एक्सटेंड वैरायटीज मैंने 2 टाइप बताया, एक तो आपका सीड्स एक्ट के सेक्शन 5 में मेंशन है, और दूसरा अबाउट विच देयर इज कॉमन नॉलेज, जिसके बारे में एक कॉमन नॉलेज है, जिसके बारे मतलब जो प्रचलित है, लोगों को पता है कि यहाँ ये वैरायटी है। ठीक है, उसके लिए 7000 है, और अगर सीड्स एक्ट के सेक्शन 5 में मेंशन है तो उसके लिए 2000 है। इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज के लिए 7000 फीस है, इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स वैरायटी, इनके लिए कोई फीस नहीं है। रिन्यूअल फीस भी यहाँ दी गई है एंड एनुअल मेंटेनेंस फीस। ठीक है, ये रिन्यूअल फीस नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस फीस है। ये देखिए फार्मर्स के लिए 10 रुपए। ठीक है, फीस समझ में आ गई, फॉर्म समझ में आ गया, कौन कौन से होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही सेम प्रोसेस है। क्या होगा, एप्लीकेशन लेके जाएंगे, एप्लीकेशन प्लस फीस। फार्मर्स वैरायटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए कोई फीस नहीं लगती है, और उसके साथ साथ उनके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। लोकल लेवल पे मैनेजमेंट कमेटी से कंसल्ट करके एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि उनका फीस भी नहीं है इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन नहीं है। बात करेंगे किसके लिए, न्यू वैरायटीज, एक्सटेंड वैरायटीज, इनके लिए। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन और फीस आप जाकर के सबमिट करेंगे, कहां पर आपको सबमिट करना होता है, PPV&FR अथॉरिटी में, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट तो यही अथॉरिटी देती है। उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, पब्लिश इन ऑफिशियल जर्नल, ऑफिशियल जर्नल। लेकिन ऐसा नहीं, कैसे सीधे पब्लिश कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, एग्जामिनर के पास जाएंगे, वो एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद वो क्या करेंगे, एग्जामिनर उसको पब्लिश कर देंगे। किस लिए पब्लिश किया जाता है, कि कोई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब ऑब्जेक्शन आता है तो क्या होता है, उसके बाद हियरिंग, सुनवाई। 2 केस बनते हैं, या तो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, और उसके बाद अगर मान लीजिए अपोजिशन ने बोल दिया कि ये वैलिड प्रूफ दे दिया और बोल दिया पहले से ये वैरायटी मौजूद है या ये गलत है, ये जो ये रजिस्टर करा रहे हैं, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा उस केस पर। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है जो सब जगह मोस्टली कॉमन, हर एक्ट में जो कॉमन प्रोसेस है लगभग वही प्रोसेस है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं इस क्लास में, स्टार्टिंग से एक एक करके रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा सेक्शन बताया, सेक्शन नंबर 2C। सेक्शन 2C किसके लिए है, ब्रीडर। ठीक है, सेक्शन नंबर 2C फॉर ब्रीडर। सीरियल वाइज चलेंगे तो आपको याद करने में, लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन 2I, सेक्शन 2I क्या डिफाइन कर रहा था, इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज।
ये वैरायटी बोल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 2I, इसके बाद सेक्शन 2J, सेक्शन 2J क्या था? एक्सटेंट वैरायटी, एक्सटेंट वैरायटी। सेक्शन 2K क्या था? फार्मर, सेक्शन 2K फार्मर, ठीक है, एकदम सीरियल वाइज चल रहा है। इसके बाद क्या आ गया था? K के बाद L, सेक्शन 2L किसकी बात हुई थी? फार्मर्स वैरायटी। सेक्शन 2L क्या है? फार्मर्स वैरायटी। देखिए मेरी राइटिंग नहीं अच्छी, हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात करी थी? एक और कुछ रह गया हमारा, हाँ, वैरायटी की बात करी थी। सेक्शन नंबर 2ZA, वैरायटी क्या होता है इसकी डेफिनेशन मेंशन है सेक्शन नंबर 2ZA में। अब अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो अथॉरिटी हमारी बनाई जाएगी या बनाई गई वो कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 3 में। क्या है? इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 3। इसके बाद सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है इस अथॉरिटी के क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सेक्शन 8 में फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा जो प्लांट वैरायटीज है उनके लिए एक नेशनल रजिस्टर है, रजिस्ट्री है, कहां पर है? सेक्शन नंबर 13 में। नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वैरायटीज, मतलब कि इस सेक्शन में बोला गया है प्लांट वैरायटी के लिए आपको एक नेशनल रजिस्टर बनाना पड़ेगा, एक नेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 13 में। इसके बाद आता है जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो अभी हमने यहाँ पर बात करी, जिसके बारे में मैंने आपको बता तो दिया लेकिन ये नहीं बताया किस सेक्शन में मेंशन है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। सेक्शन नंबर 14 क्या है? सेक्शन नंबर 14, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी? टर्म के बारे में। टर्म थे ना, ड्यूरेशन, 3 अलग अलग टाइप, 18 साल, फिर 15 साल, फिर 15 साल। 18 साल में कौन सा था? प्लांट वैरायटीज थी। और उसके बाद क्या था? एक्सटेंट वैरायटी जिसका 15 साल था, और उसके बाद अदर क्रॉप्स जिसका भी 15 साल था। तो 18 साल वाला मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन 2(1) 18 ईयर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, न्यू प्लांट वैरायटी। सेक्शन नंबर 24(2)(2) ये सब सेक्शन है 15 ईयर्स फॉर एक्सटेंट वैरायटी। और अदर क्रॉप्स के लिए सेक्शन नंबर 24 का सब सेक्शन 2(3) 15 ईयर्स, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं अदर क्रॉप्स, ठीक। यहां तक हो गया। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर आपका 33, उससे पहले सेक्शन नंबर 28 है। सेक्शन नंबर 28 जो आपको राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 28, रजिस्ट्रेशन टू कन्फर राइट्स। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33, सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हैं सरेंडर करना, आपकी मर्जी है, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 33 में मेंशन है सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन। फार्मर्स को जो राइट्स मिलते हैं वो कहां पर मेंशन है? दैट इज मेंशनड इन सेक्शन नंबर 39। क्या मेंशन है? फार्मर्स राइट्स। और उसके बाद हम लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ा सेक्शन नंबर 44। क्या था ये? फार्मर्स के लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्पशन फ्रॉम फीस है। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, फार्मर्स के लिए है, सेक्शन नंबर 44। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आपको लास्ट में बताना भूल गया हूं, यहां पर भी इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है। इन्फ्रिंजमेंट की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी जिसका किसी ने कॉपी कर लिया या चुरा लिया, ठीक है, उसने
उसी का रिप्रोडक्शन कर दिया, अपनी वैरायटी बना दी उसी को यूज करते हुए, वो क्या आ जाएगा आपका इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाएगा। मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 64 में इन्फ्रिंजमेंट। इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है, दी एंड, पूरा चैप्टर फिनिश। जितने भी आईपी के आपके कैटेगरीज थे, जितने भी टाइप्स थे, 10 टाइप्स थे, 10 के 10 टाइप्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ बचा WIPO और ट्रीटीज, और ट्रीटीज भी मैंने ऑलमोस्ट आपकी लगभग हर एक लेक्चर में जो जो उससे रिलेटेड थी मैंने वहां पर कवर करी है। लेकिन जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। और WIPO जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।